हेलो गाइस, मैं मेघा सक्सेना, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में हम समझेंगे, लेकिन हाइगेन्स प्रिंसिपल को समझने से पहले हम उसका जो वेव फ्रंट है उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि जब तक हम वेव फ्रंट समझ नहीं पाएंगे तब तक हम हाइगेन्स प्रिंसिपल को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम हाइगेन्स प्रिंसिपल के लिए वेव फ्रंट। ओके, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड ये हो गया हमारा वेव फ्रंट, जिसे बोला जाता है तरंगाग्र। इसके लिए क्या होता है कि किसी दिए गए क्षण पर किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे सभी कणों के बिंदु पथ को, यानी कि जो कणों के बिंदु पथ होता है उसको तरंगाग्र के रूप में परिभाषित करते हैं। जिसमें क्या होता है कि किसी भी क्षण दिए गए माध्यम में समान कला में, यानी कि जो एक ही कला में क्या करते हैं, कंपन कर रहे होते हैं। जो समान कला में कंपन कर रहे सभी कणों के एक बिंदु पथ को, इस तरीके से जो हमारा बिंदु पथ बनता है, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, कण हैं, वो वाइब्रेट हो रहे हैं एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ये बिंदु पथ बन रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक ही तरंगाग्र। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, वेव फ्रंट, ये हमारा होता है वेव फ्रंट्स कि क्योंकि जो हमारी वेव्स होती है वो किस तरीके से मीडियम में मूव करेगी, वेव फ्रंट के रूप में। ओके, तो वेव फ्रंट्स के कुछ टाइप्स हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं कि जो इसके टाइप्स हैं वो क्या हैं। ओके, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल हमारा समझाने का, हाइगेन्स प्रिंसिपल जो है हमारा वो आता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर। तो हमारा रे ऑप्टिक्स लगभग कंप्लीट हो चुका है एंड आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है वेव ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स का पार्ट 2। तो ठीक है, एंड ये हो गया हमारा तरंगाग्र। तरंगाग्र के जो टाइप्स हैं वो क्या है, गोलीय तरंगाग्र, यानी कि स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है कि हमारा कोई पॉइंट्स होता है जिसमें जो क्या होता है कि जो रेज होती हैं वो उसके वेव्स जो होती हैं वो चारों तरफ इस तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंपन होगा वो क्या होगा, उसकी चारों तरफ, यानी कि उसकी ऑल डायरेक्शंस में होगा। तो इसमें हमें किस टाइप का स्रोत मिलता है, वो होता है हमारा एक बिंदु स्रोत। यानी कि अगर हमारा यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट्स है और इसमें अगर हम किसी वाइब्रेट होता है इस कण पर, तो किस तरीके से कंपन करेगा, इस तरीके से वो क्या करेगा, चारों तरफ सारी दिशाओं में कंपन करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा बेलनाकार तरंगाग्र, यानी कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिलिंड्रिकल वेव्स में है एंड यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको ले रखा है, तो ये क्या है, इसका एक ये रेखिक फॉर्म में, यानी कि लीनियर फॉर्म में है ये। इसमें हमें किस टाइप का स्रोत मिलता है, जो होता है हमारा रेखीय स्रोत। रेखीय स्रोत में क्या होता है कि हमारा इस तरीके से हमने सिलेंडर बना रखा है एंड इसमें जो वेव फ्रंट होगा वो उसी की तरह कि एक पॉइंट से होकर ये चारों तरफ होगा, यानी कि उसकी ऑल डायरेक्शंस में मूव होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो है इसका समतल तरंगाग्र, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है हमारा, प्लेन वेव फ्रंट में एक समतल हम क्या करेंगे, पेज ले लेंगे, या हमारा समतल कोई इस तरीके से है ये, तो इसमें जो वेव फ्रंट्स रहेंगी वो कुछ इस तरीके से रहती हैं। ठीक है, जो वेव फ्रंट्स रहेंगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। तो फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसमें जो हमारे पॉइंट ऑफ सोर्स होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट। यहाँ पर हमारे जो पॉइंट ऑफ सोर्स जो होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट्स पे अलग अलग हमें मिलेंगी। ठीक है, तो अलग अलग वेव्स जो होगी अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पर मूव होती है, और यहाँ पे हमें कितना मिला है, एक ही, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ सोर्स कितना है, 1। ठीक है, जिसे हमने बोला हुआ है बिंदु स्रोत। और यहाँ पे हमें किस तरीके से मिलते हैं, इस तरीके से पॉइंट ऑफ सोर्स मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेखीय स्रोत, जो इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलिंड्रिकल वेव में आ जाता है इस तरीके से। एंड यहाँ पर हमें कितने मिलते हैं, इनफाइनाइट स्रोत मिलते हैं, यानी कि हमारे पॉइंट ऑफ सोर्स जो होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो आई होप आपको तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल की तरफ। ओके, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल को हम देखेंगे। हाइगेन्स प्रिंसिपल का थ्योरेटिकल है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हाइगेन्स प्रिंसिपल हमारा क्या होता है कि प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ केंद्र होता है, यानी कि इनके कहने का सेंस हुआ कि जो प्रकाश का जो पॉइंट ऑफ सोर्स होता है वो इसका क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये हुआ पॉइंट ऑफ सोर्स, ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि एक पॉइंट से ही क्या होता है, अलग अलग हमारी वेव्स निकल के जाती हैं। ठीक है,
तो ये हमारा क्या करता है, चारों ही तरफ यानी कि ऑल डायरेक्शंस में विक्षोभ को शो करता है। तो प्रकाश का प्रत्येक केंद्र विक्षोभ केंद्र होता है, ठीक है, एंड जिसमें तरंगें सभी दिशाओं में अपसरित होती हैं। स्रोत से समान दूरी पर सभी कण जो समान कला में कंपन कर रहे हैं, यानी कि सेम डिस्टेंस पर, इनके कहने का सेंस हुआ कि जो समान दूरी पर ये इस तरीके से जो कण हैं वो कंपन कर रहे हैं, एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, तरंगाग्र कहते हैं, यानी कि उसे क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट। ठीक है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल का जो पहला पॉइंट्स है, यानी कि इनकी जो पहला नियम है वो हमारा ये हो गया वेव फ्रंट्स का, कि इसमें वेव फ्रंट्स जो है वो मेनली पॉइंट है कि अगर वेव फ्रंट्स नहीं होगा तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग हम इसके प्रिंसिपल को जो है नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो एंड इसका सेकंड जो है कि किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ के स्रोत की भांति व्यवहार करता है। वही चीज़ है जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रत्येक बिंदु होता है अलग अलग, जहाँ हमने पढ़ा था इनफाइनाइट वाले पोजीशन पे, ठीक है, जो हमने पढ़ा था इस तरीके से प्लेन वाली फॉर्म में हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स आए थे, जिसमें क्या था, ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं एंड हमारे यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट्स मिलते रहेंगे हमें यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इस तरीके से वर्क करता है। तो किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ के स्रोत की भांति व्यवहार करता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु जो होता है वो एक नए पॉइंट ऑफ सोर्स की तरह व्यवहार करता है, उससे एक नया पॉइंट ऑफ सोर्स जनरेट हो सकता है तथा द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। वही चीज़ जो हमने आपको बताई वही इन्होंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो थ्योरेटिकल इस तरीके से है, हम आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ के स्रोत की भांति व्यवहार करता है। जैसे कि हमने आपको बताया इस तरीके से जो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए विक्षोभ की यानी कि एक नए पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस की भांति व्यवहार करता है तथा जो इसकी तरंगिकाएं हैं यानी कि जो सेकंड तरंगिकाएं हैं उनको उत्पन्न करता है। ये गोलीय होती हैं तथा उस माध्यम में सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गति करती हैं। ये क्या होती हैं, स्पेरिकल मोड में होती हैं, इस तरीके से ये स्पेरिकल होती हैं ये, एंड ये क्या करती हैं, ये प्रकाश के वेग से गति करती हैं। एंड थर्ड है हमारा, किसी क्षण पर द्वितीयक तरंगिकाओं के स्पर्श रेखाओं को घेरे हुए केवल अग्र आवरण द्वारा ही तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदान की जाती है। ठीक है, एंड जो हमारा इसका फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो है किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, यानी कि जो वेव्स होती हैं, जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो इसको हम बाय फिगर थ्योरेटिकल की फॉर्म में तो ये है, आप इसको नोट कर लीजिए एंड इसको अच्छे से पढ़िए एंड इसका जो फिगर है वो हम आपको ड्रा आउट करके दिखाते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल का जो फिगर है वो किस तरीके से, कि जो हमारी वेव फ्रंट्स हैं जो हमने लिखा है उसको हम किस तरीके से बाय फिगर डिफाइन करेंगे। तो बाय फिगर डिफाइन करने के लिए हम इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रेज, जो हमारी वेव्स हैं वो किस तरीके से अंदर वर्क करेंगी। ठीक है, तो वही हम यहाँ बताएंगे आपको। एंड इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट एफ एंड ये हो गया हमारे F1 F2। तो इस तरीके से हमारे जो पॉइंट ऑफ सोर्स हैं, यहाँ पर ये हमारे पॉइंट ऑफ सोर्स हैं, ये किस तरीके से स्पेरिकल फॉर्म में, इस तरीके से स्पेरिकल फॉर्म में जनरेट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये स्पेरिकल फॉर्म में हमारे जनरेट होते हैं। एंड अगर इसको हम देखें, ये हो गया हमारा t=0 एंड t, यानी कि t टाइम्स में ये हमारे इस तरीके से स्पेरिकल फॉर्म में जो हमारे तरंगाग्र हैं वो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
एंड इसको हम एक फिगर जो इसका फुल वेव फ्रंट है वो हम किस तरीके से दिखाते हैं, वो इस तरीके से दिखाते हैं। फुल वेव फ्रंट दिखाने के लिए हमारे पास होता है इस तरीके से, जो हमारे पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ सोर्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F1 F2 स्पेरिकल फॉर्म, ये ठीक है। इस तरीके से ये स्पेरिकल फॉर्म में दिखाए जाते हैं। तो ये इसके पॉइंट ऑफ सोर्स हो गए यहाँ पर, ये ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बाय फिगर हम दिखाते हैं। तो थ्योरेटिकल हमने आपको पहले अच्छे से समझा दिया था एंड उसी को हम बाय फिगर इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये फिगर आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए एंड जो इसका हमने थ्योरेटिकल आपको बताया है वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइगेंस का। ये तो था हमारा हाइगेंस का प्रिंसिपल, जो हमारा कुछ थ्योरेटिकल में फॉर्म में था एंड हमने बाय फिगर इसको ड्रॉ कर दिया। एंड इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा हाइगेंस है उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में हाइगेंस किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ठीक है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल जो है हमारा ये मतलब टू टाइप से हो सकता है। एक है इसका हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपवर्तन का नियम एंड हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग परावर्तन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कि हाइगेंस के अकॉर्डिंग जो अपवर्तन का नियम है वो किस तरीके से। तो अपवर्तन का जो नियम है उसका ये फिगर है। इसमें क्या है कि हमारा जो एक्स और वाई हमने एक प्लेन ले रखा है जिस पे हमारी रे ड्रॉ आउट हुई है, ठीक है, जिस पे हमारी एक रे आई है इस तरीके से, यानी नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल से होते हुए ये रे हमारी बाहर निकल गई है। हमने पहले अपवर्तन का लॉ एंड हमने परावर्तन के लॉ हमने आपको पीछे लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, तो आप उन लास्ट लेक्चर से अच्छे से समझ लेना कि अपवर्तन किस तरीके से होता है एंड लाइट का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये फिगर ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारा अपवर्तन है इसमें क्या है, हमने एक माध्यम लिया हुआ है मीडियम 1 जिसे हमने विरल माध्यम एंड मीडियम 2 जो हमारा वो है सघन माध्यम। तो एक्स और वाई हमारा एक प्लेन है जिस पे हमारी एक रे ड्रॉ आउट हुई है जो नॉर्मल से होते हुए इस तरीके से दूसरे मीडियम में बाहर निकल गई है, ठीक है। तो जहाँ पर ये नॉर्मल से होती हुई गई है तो यहाँ पर हमारा आई एंगल बना है एंड जहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्ट हुई है वहाँ पर इसका रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि एंगल आर बना है। इस तरीके से एक दूसरी रे आती है, दूसरी रे भी इस तरीके से ही वर्क करती है, वो इस पॉइंट से होते हुए नॉर्मल से होते हुए बाहर निकल जाती है एंड ये हमारा यहाँ पर आई एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों रॉ से जो हमारी दोनों रेज आई हुई हैं इस पर हमने क्या हुआ है, परपेंडिकुलर में हमने ये एक नॉर्मल डाल दिया है, ठीक है। एक इस तरीके से जिसे हमने नाम दे दिया है बी एंड यहाँ पर हमने इस तरीके से नॉर्मल डाला है इस रे से जिसे हमने नाम दे दिया है डी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए बी एंड सी एंड ए डी और ये सी, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल हमारा बना हुआ है और एक हमारा ये वाला पूरा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। आपको दो ट्रायंगल इसमें दिखाई दे रहे होंगे, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल से ही प्रूफ करेंगे इसको। तो इस तरीके से इसका ये थ्योरेटिकल है, देख लीजिए आप थोड़ा। माना माध्यम 1 में यानी कि मीडियम 1 में प्रकाश का जो वेग है, हमने यहाँ पर जो रे ड्रॉ आउट की हुई है, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो रे है वो किससे चलती है, प्रकाश की गति से, ठीक है। तो जो प्रकाश का जो वेग है यहाँ पर वो है v1 तथा माध्यम सेकंड में प्रकाश का वेग v2 है। हमने यहाँ पर मान लिया है कि इसमें जो ऊपर वाला मीडियम है, मीडियम 1 में जो प्रकाश का वेग है वो है v1 एंड मीडियम 2 जो है इसमें प्रकाश का वेग कितना है v2, ठीक है। तो वह समय जिसमें तरंगिकाएं b से c तक पहुंचती हैं, यानी कि b से c तक पहुंचती हैं, a से d पे जाने में एंड b से c पे आने पे, तो इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो कितनी टाइमिंग है, यहाँ पर हमने टाइमिंग एज्यूम की है टाइमिंग t टाइम, ठीक है। तो t टाइम में पहुंच रही है, तो इससे क्या हो गया कि t जो है हमारे पास वो है bc अपॉन का v1, यानी कि bc अपॉन का जो हमारा वेग है वो हो गया v1। तो इससे हमारा bc फाइंड आउट हो जाता है, bc इक्वल टू हो जाएगा v1t, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई एंड इसी तरीके से हम AD भी निकाल लेंगे, तो जो हमारा AD है वो हो जाएगा v2t।
तो BC और AD आपको दिखाई दे रही होंगी कि जो BC और AD हैं दोनों ही पैरेलल मोड में है, तो हम इनको अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो फॉर्म में हो जाएंगे BC अपॉन AD इक्वल्स टू का V1 अपॉन का V2। इक्वेशन सेकंड हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिए एंड अब हम देखेंगे इसको ट्रायंगल में, ठीक है। तो ACB यानी कि ACB इस ट्रायंगल में एंड ADC, ACD ले लो या फिर तो ADC, ये जो हमारा ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, जो हमारा BC है वो किसके इक्वल है, AC साइन आई के, यानी कि जो इसका नीचे वाला प्लेन पॉइंट है बेस एंड इसका एंगल साइन आई, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो हमारा ACD है इसमें हमारा कौन सा एंगल मिल रहा है हमें, एंगल R, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा AD इक्वल्स टू का AC साइन R। आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा BC है AD है, अपॉन में था, हम इसको अपॉन में लिख लेंगे BC अपॉन AD। तो इस तरीके से AC कट हो जाएगा एंड साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया हमें V1 अपॉन का V2, जो हमने यहाँ से निकाला था ये इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा साइन I अपॉन साइन R है ये हो जाएगा N1 अपॉन N2 के, किसके इक्वल हो जाएगा, N1 अपॉन N2। एंड हमने जो स्नेल का लॉ पढ़ा हुआ था वो क्या था हमारा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू का N1 अपॉन N2। जैसे हम लिख सकते थे 1 साइन I अपॉन साइन इक्वल्स टू R इक्वल्स टू का 1 अपॉन N1 अपॉन N2 एंड इसको हम लिख सकते थे 1 का N2, यानी कि 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में, ठीक है। तो वही इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया है और ये हमारा प्रूफ हो चुका है इस तरीके से अपवर्तन का लॉ। अपवर्तन के लॉ में हम क्या प्रूफ करते थे, स्नेल के लॉ को प्रूफ करते थे, ठीक है। तो अपवर्तन का लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड जो हमारा सेकंड है इसका है परावर्तन का नियम। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स के अकॉर्डिंग हम इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करते हैं। तो इसमें जो हमारा स्पेरिकल मोड है इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। हाइगेन्स के प्रिंसिपल में हमारा जो इसमें स्पेरिकल बन रहा था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था, ये इस तरीके से यहाँ पर राउंड शेप में इसका स्पेरिकल बनेगा, ठीक है। एंड जो यहाँ पर इसमें स्पेरिकल बन रहा है वो इस तरीके से स्पेरिकल मोड में आ रहा है। इसमें भी वही है कि हमारा जो हमने पढ़ा था कि जो परावर्तन होता है वो कैसे होता है, रेज हमारी आए और टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है और यहाँ पर हमारा एंगल आई और एंगल आर बनता है। इस तरीके से हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, यानी कि परावर्तन के नियम को। तो वही उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमारा एक प्लेन है जिससे रे हमारे पास आउट नहीं होगी, ये हमारे सेकंड मीडियम में पास नहीं होगी, ये हमने एक ऐसा यहाँ पर प्लेन दिया हुआ है। और इसमें क्या हुआ कि जो हमारी रे आई और ये टकराई और ये वापस इस मीडियम में बाहर निकल गई। इस तरीके से हमने सेकंड रो ली हुई है, यहाँ पर ये वाली रो है हमारी, ये आई टकराई और ये इस तरीके से वापस चली गई। तो इन दोनों के अंदर जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल आई इंसिडेंट एंगल एंड इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो बना हमारा एंगल आर, ठीक है। इसी से हमने होते हुए एक नॉर्मल, यानी कि हमने जो नॉर्मल इस पे डाला है परपेंडिकुलर मोड डाला है यहाँ पर बी पर, ठीक है। एंड इस तरीके से हमने ये डाला एंड एक हमने डाला है इस पे परपेंडिकुलर, ये फॉर्म डाली है, ठीक है, डी पॉइंट पे, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट है डी फॉर्म, ठीक। तो इस तरीके से हमने इस पे 2 परपेंडिकुलर डाल दिए। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से ये बन गया एंड यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल, एक तो हमारा पॉइंट ADC एंड एक ट्रायंगल बन रहा है AB और C। हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करने के बाद हम इन्हीं से इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल A है, एंगल जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल ADC के, ठीक है। जब ये दोनों सर्वांगसम हैं तो इसीलिए हमने क्या यहाँ पर लिया हुआ है, ये AD इक्वल्स टू BC, जो हमारा हो जाएगा किसके, VT के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने अपवर्तन वाले में किया है कि यदि तरंग का वेग B एंड तरंगाग्र को बिंदु B से C तक पहुँचने में T समय लेती है, उसी के अकॉर्डिंग अगर ये T समय लेगी तो हमारा BC जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा AD के, ठीक है। और ये AD के इक्वल हो गया है एंड ये हो जाएगा हमारा VT। और हमने जो यहाँ पर ट्रायंगल अज्यूम किए हुए हैं, ट्रायंगल का DAC यानी कि DAC ये वाला ट्रायंगल एंड हमारा जो सेकंड ट्रायंगल है वो हो जाएगा BAC। तो दोनों ट्रायंगल से हमें क्या फाइंड हो रहा है यहाँ पर, BC इक्वल्स टू का AC साइन आई, यानी कि हमारा BC इक्वल्स टू का साइन आई, सामने वाला इसका ये एंगल, ठीक है। एंड AD BAC से हमें क्या फाइंड हो रहा है, AD
ये वाला हमारा ए डी उनका जो बेस है ये, एंड इक्वस टू के किसके ए सी, बी डी इक्वस टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ए डी इक्वस टू कितना हो जाएगा ए सी साइन आर, ए सी और यहाँ पर हमारा एंगल क्या बन रहा है साइन का आर, ठीक है। यानी कि अगर हम ये वाली फॉर्म लेते हैं तो हमारा एंगल हमें दिखता है उसके सामने वाला एंगल हमारा ये, और ये वाला हमारा उसका बेस, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम इन दोनों को इक्वल रख के देख लें कि ए सी साइन आई इक्वस टू का ए सी साइन आर, ए सी टू ए सी हमारा कट हो जाएगा तो साइन आई इक्वस टू साइन आर, ठीक है। तो साइन आई इक्वस टू साइन आर, और हमने यहाँ पर देखा है कि जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल है बी सी के, क्योंकि हमारा जो ए बी हुआ वो किसके इक्वल हुआ बी सी के, तो इसीलिए ये हो जाएगा ए सी टू ए सी कट हो गया एंड ये हो गया साइन आई इक्वस टू का साइन आर। साइन आई इक्वल टू साइन आर, यहाँ से हमें फाइंड हो जाता है हमारा एंगल आई किसके इक्वल है एंगल आर के, यानी कि हमारा इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल है रिफ्लेक्टेड एंगल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका परावर्तन का नियम। तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दो प्रिंसिपल प्रूफ किए हैं, जो हो गया हमारा फर्स्ट हो गया अपवर्तन का नियम एंड जो हमारा सेकंड है वो हो गया इसका परावर्तन का नियम, ठीक है। तो हाइगेंस का प्रिंसिपल इतना ही है जितना हमने आपको समझ बता दिया है एंड आपके सिलेबस में इतना ही है। तो हाइगेंस का हमने आपको बताया इसका थ्योरेटिकल एंड इसके दो प्रूफ, ठीक है। तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग जो था हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एंड इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे एंड अच्छे से समझेंगे नहीं तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एंड आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, ठीक है, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम देखते हैं सुपरपोजिशन वेव्स के बारे में, ठीक है। तो सुपरपोजिशन वेव्स हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में क्या है कि जब किसी माध्यम में दो तरंगे एक साथ चलती हैं, यानी कि दो तरंगे, एक हमारा मीडियम है जिसमें हमारी टू वेव्स का क्या कर रही हैं, इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है। जब किसी माध्यम में दो तरंगे एक साथ चलती हैं अर्थात वे अध्यारोपित होती हैं, यानी कि वे एक दूसरे पर क्या हो रही हैं, इस तरीके से अध्यारोपित हो रही हैं, ठीक। जब ये इस तरीके से अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के प्रत्येक कण का किसी समय परिणामी विस्थापन, यानी कि जो उनका विस्थापन है उन विस्थापनों के बीजगणितीय योग, यानी कि इनके कहने का सेंस हुआ कि जो बीजगणितीय योग है यानी कि उनका अलजेब्रिक सम वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जो हमारी किसी माध्यम में दो तरंगे जब एक साथ चलती हैं तो वे क्या करती हैं, अध्यारोपित होती हैं, और जब अध्यारोपित होती हैं तो उनके जो विस्थापन होते हैं, यानी कि माध्यम में प्रत्येक कण का जो विस्थापन है वो किसी समय परिणामी विस्थापन, उन विस्थापनों के बीजगणितीय योग यानी कि उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। दोनों तरंगे एक दूसरे की अनुपस्थिति में, यानी कि दोनों ही तरंगे एक दूसरे की अब्सेंस में अलग अलग उत्पन्न होती हैं, ठीक है। दोनों तरंगे एक दूसरे की अनुपस्थिति में अलग अलग उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं, अलग अलग विस्थापन उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ पर हमने इसको दे रखा है कि जो हमारा y1 है एंड जो हमारा y2 है ये हमारी दो तरंगों के कारण क्या है, विस्थापन है। दो तरंगों के कारण किसी भी क्षण विस्थापन है तो तब कण का जो इसका परिणामी यानी कि जो इनका जो सम होगा वो विस्थापन क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा y इक्वस टू का y1 प्लस y2। इस तरीके से हमारी और भी वेव्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ टू वेव्स ही हैं, ठीक है। तो ये हो सकती है इस तरीके से, विस्थापन जो है इसके वो हो सकते हैं हमारे y1 प्लस y2 एंड ये हो सकता है प्लस का y3, ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो इसका हमारा समझाने का यही पर्पस था कि जो हमारे टू वेव्स होती हैं इस तरीके से जब वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उनके जो विस्थापन होते हैं वो उनका अलजेब्रिक योग क्या होता है, उनके जो विस्थापन होते हैं उनके वो इक्वल्स होते हैं उनके अलजेब्रिक योग के, ठीक है, अलजेब्रिक उसके सम के। तो इस तरीके से ये था हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, यानी कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में, यानी कि तरंगों के व्यतिकरण के बारे में। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए एंड समझ लीजिए एंड अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, तो आप इसको नोट कर लीजिए
एंड इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर तो अभी तक हमने आपको जितने भी टॉपिक्स कराए हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। एंड मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड तब लाइक एंड चैनल पे बने रहने के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।